स्किल्ड के अंदर कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी, हर कंट्री की अपनी है। मतलब ए से मुराद ये है कि आप वाइट कॉलर जॉब करते हैं, बी उससे नीचे आ जाएगी, सी आ जाएगी आपकी ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मरवा एंड आई एम येट अगेन हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इमिग्रेशन को और इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट को। बहुत सारे लोग जो है वो यूके, यूरोप, यूएसए और कनाडा के लिए इमिग्रेशन, बिजनेस इमिग्रेशन के लिए जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि क्या हम लोग ये वीज़ा अवेल कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग आज इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या जो है वो कैटेगरीज हो सकती हैं, कौन कौन फॉल करता है जिस कैटेगरी में, क्या आप और हम इस वीज़ा को अवेल कर सकते हैं या नहीं। और इस डिस्कशन को कवर करने के लिए आई एम हैविंग सर अजीम कासिम, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। टॉपिक के बारे में आपको पता चल गया है? जी, तो मैंने सुन लिया। आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे बिजनेस पर्सन जो हैं वो इस कैटेगरी को जो है ना इस वीजा को अवेल करना चाहते हैं। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन किस तरह से डिफरेंट है बिजनेस इमिग्रेशन से। अच्छा, टॉपिक बड़ा अच्छा चूज हुआ है आज का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कहीं मुझे कोई फॉलोअर मिल जाए या कोई जानने वाला मिल जाए। हमारी तो लाइफ भी खैर इसी तरह ही है, जैसे मतलब कि जहाँ पर भी बैठ जाए हमसे यही बात होती है। तो काफ़ी लोगों को ना कन्फ्यूजन है, स्किल्ड इमिग्रेशन बिजनेस इमिग्रेशन में फ़र्क क्या है। कईयों को तो ये पता भी नहीं है कि इमिग्रेशन जो है ना वो होती क्या है। अच्छा, काफ़ियों को तो ये भी नहीं पता कि कोई प्रोसेस भी होता है बाहर जाने का। वो ये कहते हैं कि बस पहल होकर ਸਾਨੂੰ बाहर भेज दो। सही है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द स्किल्ड एंड बिजनेस इमिग्रेशन। अच्छा, स्किल में तो देखें, अब थोड़ा सा नाम से वाज़ेह हो रहा है कि स्किल्ड से मुराद ये है कोई ना कोई स्किल आपके पास है। सही है। आप शेफ़ हैं, आप कुक हैं, आप कुछ भी हैं। अच्छा, या आप बैंकर हैं, आप लॉयर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, चार्टर्ड आप अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्कूल टीचर हैं। सही है। अब स्किल्ड के अंदर कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी, हर कंट्री की अपनी है। मतलब ए से मुराद ये है कि आप वाइट कॉलर जॉब करते हैं, बी उससे नीचे आ जाएगी, सी आ जाएगी आपकी ये जो स्किल्ड आपकी होती है। जैसे आप कुक हैं, कारपेंटर हैं, इस तरह की होती है। दैट इज ऑल फॉल इन द स्किल्ड कैटेगरी, स्किल्ड इमिग्रेशन। आपने आपके पास कुछ स्किल है जो आप किसी कंट्री को देने जा रहे हैं और उसके रिटर्न में वो आपको पीआर दे रहे हैं। बिजनेस इमिग्रेशन क्या चीज़ है कि बिजनेस इमिग्रेशन ये है कि आपके पास अब स्किल नहीं है, आप क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर। वो चेंज होता है कौन सा बिजनेस प्लान आप ले रहे हैं। हर कंट्री का अपना प्लान। आप बिजनेस करते हैं, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं और किसी ऐसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं जो बिजनेसमैन को वेलकम कर रहा है कि आप यहाँ पर आके बिजनेस करें, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ठीक है, इकॉनमी वहाँ की अच्छी है, स्टेबल इकॉनमी है, गवर्नमेंट स्टेबल है, और आप अपना बिजनेस या तो यहाँ से वाइंड अप करके जा रहे हैं या उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एक नया बिजनेस वहाँ पर आप जाके स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आप 5 7 10 साल से कारोबार कर रहे हो, आपके पास कोई एक हेल्थी नेटवर्थ हो। अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा उठा के कहते जी मैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे आते हैं कि एक बंदे ने मुझे कहा कि जी मेरा बिजनेस इमिग्रेशन करवा दें कनाडा की। तो मैंने कहा जी आप करते क्या हैं? कहते जी मैं काम करता हूँ कपड़े का। अच्छा जी, आपका एंटीन बना हुआ बनवा लेंगे। मतलब कि आप एंटीएन बनवा के और बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? तो ये चीज़ है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस इमिग्रेशन की, फिर वो उसी हिसाब से होंगी। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट कि जहाँ पर ये साबित हो सके कि आप वाकई एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के पास क्या कुछ होता है, नेटवर्थ होती है, डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, फिर वो हर प्लान की डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हर प्लान की सेम है, क्योंकि कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप, हर कंट्री ने अपना अपना प्लान बनाया हुआ है। तो आपको उस प्लान के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई करना पड़ता है। एक जो अम्ब्रेला टर्म है वो यही है कि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वहां जाके बिजनेस करेंगे। अच्छा, सुना जाता है कि अक्सर ये सुना जाता है कि कनाडा, यूरोप, यूके ने जो है ना वो बिजनेस वीजा ओपन कर दिए। आप 4-5 करोड़ रुपए दे के जो वो अवेल कर सकते हैं रहे बगैर वहां पे ना। ठीक है, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? अच्छा, ये ना मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हुआ है कि मुझे कॉल आई या मिला कोई, उसने कहा सुना है शेख साहब वो कनाडा ने जेडे खोले आ वीज़े के नाम बिजनेस वाले, कहते 5 करोड़ रुपये दो तो पासपोर्ट ले लो, 5 करोड़ रुपये दो तो नैशनैलिटी ले लो। एक किदा मिलेगी? मैंने बंदा मिले, उन्हें कहा 10 करोड़ दो ताड़ी मैं बिजनेस जी नैशनैलिटी करा दूंगा कनाडा की।
इंतहाई स्टूपिड कॉन्सेप्ट, इंतहाई स्टूपिड क्वेश्चन, सही है। और आपको पता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़ास तौर पर, मैं अब इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो किसी ना किसी प्रोसेस से होनी है, सही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए, ना तो वो जो कनाडा यूएसए है, ना तो वो कुछ सब्जी मंडी लगा के बैठे हुए हैं, ना जुमा जुमा बाजार लगा हुआ है कि जी 10-10 करोड़ रुपए दे के पासपोर्ट ले लें, ना वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है वहाँ पर कि 5 करोड़ रुपए दें और पासपोर्ट ले लें। ऐसे है। आपने उनका सिटीजन बनना है, उनका पासपोर्ट लेना है, उनका आईडी कार्ड लेना है। देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, ठीक है। और वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप बिजनेस रूट ले रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर रूट ले रहे हैं, आप इन्वेस्टर रूट ले रहे हैं, आप कोई भी रूट ले रहे हैं, देयर विल बी अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप देखिए कौन सी वैसी जो स्टॉल लगा के बैठी हुई पासपोर्ट्स का कि आप आके पैसे दे के जो है ना पासपोर्ट ले लें। ये सबसे बड़ी जो है ना वो क्या लें कि एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में कि ऐसा किसी कंट्री में नहीं होता। जहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम कहते हैं कि सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, प्रॉपर्टी बाय कर लिया आपने, और भी काफी कुछ होता है, लेकिन वहां पर भी एक प्रोसेस है पूरा। ऐसा नहीं है कि आप पैसे शॉपर में लेके गए हो, जाके 10 करोड़ रुपया दिया जी, आलो पड़ो जी, दो कितने मेरा पासपोर्ट है। ऐसे वाला प्रोसेस किसी भी कंट्री का नहीं है। और जो बंदा आपसे कहे जी 10 करोड़ तो मैं नेशनलिटी लिया कर दूंगा, मैं आपको पासपोर्ट लेके दूं, सही है, दैट इज वो क्या कहते हैं फेक नंबर, रॉन्ग नंबर। ठीक है, और आउटकम भी फिर आप उसी तरह की एक्सपेक्ट करें। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट और इमिग्रेशन बाय बिजनेस, इनमें क्या फर्क है? अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस, अब देखें काफी कंट्रीज हैं जो अपने बिजनेस इमिग्रेशन ओपन करके बैठी हुई हैं, ठीक हो गया। लोगों को लगता है कि बिजनेस इमिग्रेशन का मतलब ये है कि पैसे दे के जो है ना वो वहां पर आके बिजनेस करें या वहां पर आके पैसे दें और नेशनलिटी ले लें या आप सिटीजनशिप ले लें। ऐसा नहीं है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और सिटीजनशिप बाय बिजनेस। बिजनेस क्या है कि आपने उस कंट्री में जाके उसका कोई ऐसा प्लान चूज करना है। अब उसमें आगे फर्दर बहुत सारे प्लान हैं, हर कंट्री का अपना अपना प्लान है। आपने ऐसा प्लान चूज करना है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और वहां जाके। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको यहाँ पे कट करी, बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया आर बोथ द सेम थिंग्स? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है कि आप कोई बिजनेस आइडिया देते हो और फिर आप वहां पे अपना वो स्टार्ट कर सकते हो कहाँ बिजनेस इमिग्रेशन के लिए। देखें, आइडिया देना सिर्फ आपका जो है ना वो मसले का हल नहीं है। आपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना है। आपने एक आइडिया दे दिया और कल को वो उनसे इम्प्लीमेंट ना हो, इम्प्लीमेंट तो आपने करना है। आपने उनको पूरा प्लान देना है। अब मैं किसी एक प्रोग्राम को लेकर नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा हैं, कनाडा के, यूएसए के, यूके का, यूरोप का, हर एक का अपना अपना प्लान है, ऑस्ट्रेलिया का अपना प्लान है। उसमें होता क्या है कि आप एक प्लान देते हो, भाई ये प्लान है, मैं ये करूंगा यहाँ पर आके, 5 साल में करूंगा, 3 साल में करूंगा। उसके ऊपर आप रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इतनी इनकम जनरेट करनी है, इतने आपने जो है ना वो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करनी है। उस पूरे प्लान को देखें, अगर 100 प्लान है ना, बिजनेस प्लान है, तो 100 के 100 आपस में डिफरेंट होंगे। एक प्लान में EB5 है यूके का, वो डिफरेंट है, ठीक है। कनाडा के अपने प्लान है, यूके के अपने प्लान है, फाउंडर इनोवेटर वीजा है, उसमें और कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें कुछ इंडोर्समेंट बॉडीज भी आती हैं। जहां पे बिजनेस इमिग्रेशन की बात आएगी, वहां पर एक प्लान होगा, एक बिजनेस होगा और उसके पीछे एक प्रोसेस होगा। आपने वहां जाके उस प्रोसेस को, उस प्लान को, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वीजा लिया, वहां गए और वहां जाके पासपोर्ट ले लिया। आपने 4 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी उसका प्लान का है, आपने वो उसको प्रॉपर जाके इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और आपका एनुअल वहां पे ऑडिट भी होगा कि आप क्या जो प्लान दे के आए थे, क्या उसको आप वो कर भी रहे कि नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो प्लान्स होते हैं ना बिजनेस इमिग्रेशन वाले, ये इतने कॉस्टली नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आप उनको आइडिया भी दे रहे हैं, प्लान भी दे रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और 4-5 साल चलाएंगे भी। और यहाँ पर जो है ना आपको वो $1,00,000, $2,00,000, $3,00,000, मैक्सिमम जाएगा तो $5,00,000 तक आपको बिजनेस प्लान मिल जाता है, जो कि 8 से 10 करोड़ के बीच बीच में आपको कोई ना कोई प्लान मिल जाता है। कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोप कहीं पर मिल जाएगा आपको। अब दूसरी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट वाली, इंटायरली चेंज है। अब नाम से जाहिर है कि वो कहते हैं ना यार इन्वेस्टर है, क्या काम है इन्वेस्टर का? सिर्फ इन्वेस्ट करना, उसने और कुछ नहीं करना। यहां पर आपने कोई बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट नहीं करना, यहां पर आपने कोई जॉब्स क्रिएट नहीं करनी, यहां पर आपने कोई आइडिया नहीं देना, यहां पर आपने अपनी कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं करनी।
आपकी हर चीज बाबा का इत्याज़म, ठीक है। ठीक सिर्फ आपने पैसे देने हैं उनको और आपको वहां पर, लेकिन ऐसे नहीं शॉपर में डाल के नहीं, एक प्रोसेस के जरिए आपको वहां पे सिटीजनशिप और पासपोर्ट मिल जाएगा। बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होगी। $5 लाख से स्टार्ट होगी, $10 लाख तक जाएगी, और फिर कंट्री वाइज डिफरेंट है। यूके की £20 लाख है, कनाडा की $10 लाख, $15 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। पोर्चुगल की वो गोल्डन वीजा स्कीम है, 3.5 4 लाख €5 लाख तक जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको है ना कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कोई होटल बाय करते हैं, कोई अपार्टमेंट ले लिया, आप अपना बिजनेस, अपना सारी इन्वेस्टमेंट वहां जाके पार्क करते हैं और उनसे जो है ना फिर वो इन रिटर्न में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई श्योरिटी लेते हैं, और साल 2 साल 3 साल का प्रोसेस, जो भी उनका प्रोसेस है वो आप अडॉप्ट करते हैं और फिर जो है ना आप उनके शहरी बन जाते हैं। अच्छा, अब इन सब कैटेगरीज में कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं, 2 से 3 जो हमारे वेस्ट इंडीज कंट्रीज हैं, वहां पर जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर आप पासपोर्ट परचेज भी कर सकते हैं, बट अगेन विद द प्रोसेस। ठीक है, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके और अपनी जो है ना वो सारी जितनी भी आपकी हार्ड अर्निंग मनी वहां पार्क करके वहां से आप जो है ना उनसे नेशनलिटी पासपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट है। बिजनेस के अंदर आपने कोई प्लान देना है, कोई आइडिया देना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट कुड बी एंटरप्रेन्योरल आइडिया होगा, इनोवेटिव आइडिया होगा। और इन्वेस्टमेंट में आपने क्या करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है जो कि एक हैवी अमाउंट होगी। ठीक है सर। अब प्रोफेशंस है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये जो है वो स्किल्ड में भी आते हैं, इनका अपना बिजनेस भी होता है, इंडिपेंडेंट भी हैं, तो तीनों होने के बावजूद ये किस कैटेगरी में स्पेसिफिकली फॉल करेंगे? अच्छा, ये ना हमारी सबसे कह लें कि आप वाइट कॉलर जॉब्स है पाकिस्तान की, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, और सबसे कम जो है ना ऑप्शंस इनके लिए। उसकी रीजन क्या है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपना कमा भी रहा है, प्रोफेशनल भी है, लॉयर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कमा भी रहा है, जॉब भी कर रहा है, अपनी ही जॉब कर रहा है, डॉक्टर्स हैं वो भी जो है ना वो प्रोफेशनल है। अच्छा, अब इन तीनों को, चारों को, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, इनको कब ख्याल आता है कि हमने माइग्रेट करना है? जब ये पहुंचते हैं अपनी 50s में, 55 साल के, 52 साल के, 53 साल के, ठीक है, बच्चे बड़े होते हैं, तो इनको लगता है कि बच्चों की तो कॉस्ट ही बहुत है एजुकेशन की, और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ फ्यूचर नहीं है, तो चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। ठीक है, और अब प्लान समझ नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि एज इतनी हो चुकी है कि स्किल्ड इमिग्रेशन में फॉल नहीं करते, क्योंकि स्किल्ड के लिए आपको 32 33 34 साल तक जो है ना एक आइडियल है। अच्छा, बिजनेस इमिग्रेशन में इसलिए नहीं फॉल कर पा रहे क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब एक डॉक्टर ये तो नहीं कह सकता कि जी मैं वहां पर क्लिनिक खोलूंगा, उसके लिए फिर वो स्किल्ड रूट लेना पड़ेगा, उसको लाइसेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। अब लॉयर ये नहीं कह सकता मैं वहां पर आके अपनी फर्म खोलूंगा, ठीक है, उसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, अगर वो कहता है कि जी मैं लॉ को साइड पे किया, डॉक्टरी को साइड पे किया, मैं एक सेपरेट बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और मैं वहां जाके जो है ना वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा, नया आइडिया लेके आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं जी हम वहां पे जाकर रह नहीं सकते, हमें रहना पाकिस्तान में ही है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है, हमारी इनकम ठीक है, सही है, हम अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा हल निकाल दें कि जी वहां जाके हम बस पासपोर्ट लेके आ जाए। तो ये वाली जो क्लास है ना, ये सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि एक आइडियल केस नहीं है किसी भी जो है ना वो कैटेगरी के लिए, क्योंकि ना स्किल में फॉल कर रहे हैं, ना फॉल कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, सेंटर में फंसे हुए हैं और ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा। क्वालिफाई, बेसिकली ये क्वालिफाई करते हैं स्किल्ड के लिए, लेकिन एज की वजह से ये चले गए हैं बिजनेस कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पर जाके इनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो इनके लिए प्लान निकालना, ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर अच्छी वर्किंग की जाए और उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज इनको भी करना पड़ेगा कि अब होता ही है कि जब कोई प्लान सामने आता है तो ये कहते हैं हम वहां जाकर रह नहीं सकते, बस अब वहां पे ऐसा कोई जुगाड़ करते हैं जी, बस ऐसा कुछ करते हैं कि बस नेशनलिटी पासपोर्ट वैसे हाथ में आ जाए, वहां पे 5 साल नहीं रह सकते, 3 साल नहीं रह सकते। तो थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज उस तरफ से भी होना पड़ेगा, इस तरफ से भी होना पड़ेगा, फिर जाके इनका जो है ना प्रोसेस कंप्लीट होगा, बट पॉसिबिलिटीज इनकी बहुत कम है, 5 to 10% है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। क्या टाइम लगता है, क्या कितना जो है ना वो आपको ड्यूरेशन क्या आती है बिजनेस इमिग्रेशन की और इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट की पूरे प्रोसेस की, और कॉस्ट क्या आती है? कितना टाइम लगेगा आपको इस प्रोसेस से गुजरने में, और कॉस्ट दोनों की क्या होगी, कितनी वेरी करती है?
देखिए कॉस्ट वेरी करती है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अब यूके का फाउंडर जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी ना, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी वहाँ पे कॉस्ट बड़ी कम होगी। ऐसे है। अब यूके में फाउंडर इनोवेटर प्लान है, सही है, उसमें आप 50,000 पाउंड से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या चाहिए उसमें आपको, कितने 1.5 करोड़ बना, 1.25 करोड़ बना सिर्फ, सही है। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसा प्लान ऐसा आइडिया जो पहले किसी ने ना किया हो, सही है। यानी कि किसी ना किसी एंगल से वो आप लोगों को ड्रेन लाजमी करेंगे। या तो आपकी स्किल ड्रेन करेंगे, आपका माइंड ड्रेन करेंगे, या आपसे पैसा ड्रेन करेंगे। तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा उनको, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से। तो जहां पर ज्यादा आइडियाज चाहिए, जहां पर ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, जहां पर ज्यादा स्किल्स चाहिए, वहां पर कॉस्ट कम होगी। 50,000 लाख डॉलर मैं पीकेआर में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़। जहां पर आपकी जो है ना वो, अच्छा कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो फ्रेंचाइज मॉडल ऑफर करती हैं। कनाडा में ऐसे प्लान्स हैं जो फ्रेंचाइज मॉडल ऑफर करते हैं कि भाई आप किसी भी ब्रांड की जो है ना वो किसी भी ब्रांड की आप फ्रेंचाइज लें हमसे, इसको रन करें, इसको रन करें, 5 साल रन करें, ये प्रॉफिट जनरेट करें और पीआर ले लें। अब उनको पता है कि यहाँ पर माइंड और स्किल कम, आइडियाज कम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज बीच में आ रही है तो पका पकाया बिजनेस उसको मिल जाना है। तो यहाँ पर फ्रेंचाइज की कॉस्ट ज्यादा होगी, 2.5 लाख 3 लाख डॉलर होगी, लेकिन आपने उसको फिर भी रन करना है। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में है ही कुछ नहीं, सिर्फ क्या है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर ने तो पैसे देने हैं, फिर वहां पर 15 करोड़ 20 करोड़ 12 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़, सही है। फिर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट हैफ्टी होगी, हैवी होगी, फिर ये जो है ना आपको रिटर्न में डॉक्यूमेंट मिलेगा। जो हमारे जो वेस्ट इंडीज के कंट्रीज हैं छोटे मोटे, यहाँ पर कुछ कम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है ना इतनी कोई वो कंट्री ऐसा नहीं जहाँ पर जाकर लोग सेटल हो सके। तो हाँ, अगला क्वेश्चन आपको था कि प्रोसेस में कितना टाइम चाहिए। देखिए प्रोसेस के अंदर डिपेंड करता है कि आपने प्लान कौन सा लिया। हर प्लान का अपना टाइम फ्रेम है, ठीक है। और ये भी एक चीज समझने वाली है कि इस बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का कोई भी प्रोसेस कोई 15 दिन 20 दिन महीने वाला नहीं है। कम से कम 6 माह से लेके आपको 2 साल तक भी लग जाते हैं किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने। ठीक है। आप पाकिस्तान से यहाँ से 10,000 डॉलर भेजना हो तो वो मौत पड़ जाती है, यहाँ से आपने लाखों डॉलर भेजने हैं तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आपने एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशंस हैं, तो 6 माह से लेके 2 साल तक भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम यू हैव शॉर्ट लिस्टेड। आपने किस प्रोग्राम में अपने आपको जो है ना, अब गोल्डन वीजा स्कीम है पुर्तगाल की, उसमें आपने 3.5-4 लाख यूरो इन्वेस्ट करना होता है। उसका सबसे कम प्रोसेस है, 3 से 4 माह कहते हैं, लेकिन फिर भी 6 माह लग जाते हैं। अब अगर आप कनाडा का जो है ना वो प्लान चूज कर लेते हैं, बिजनेस प्लान चूज कर लेते हैं, तो उसमें आपको 18 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम द प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अच्छा, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वापस आ जाएं, लेकिन उनके पास डुअल नेशनैलिटी तो हो। तो इस सिनेरियो में उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो कि उनकी जो ये चीज़ें हैं वो उसमें उनको मिल जाए, सेटलमेंट मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, लेकिन वो आके वापस आ सके। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। डेली बेसिस के ऊपर बड़े बिजनेसमैन, अच्छी खासी करोड़ों में इनकम है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि यहाँ से छोड़ना भी नहीं है, वाइंड अप भी नहीं करना और नेशनैलिटी भी मिल जाए, ठीक है। और उन्होंने कोई टिकटॉक के ऐसे कुछ लाइक किए हुए हैं पेजेस जो कहते हैं जी कनाडा आपको विदाउट डॉक्यूमेंट्स पीआर दे रहा है, पैसों की पीआर दे रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी कंट्री की, अनलेस आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ले रहे हो। इन्वेस्टमेंट के अंदर तो फिर आप चौधरी हैं, फिर आपके पास पैसा बोल रहा है आपका। अब गोल्डन वीजा स्कीम है पुर्तगाल की, वहां पर रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, साल में 7 दिन रहना है आपने, है फिर भी, लेकिन साल में 7 दिन रहना है। कनाडा में, यूके में, यूएसए में आपको 4 साल 5 साल स्टे करना पड़ेगा, वहां पर जाके टैक्स पे करने पड़ेंगे, वहां पर अपना जो पूरा एक आपका 3 साल का टेन्योर है पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, अब यहाँ पे जो लोग हैं ना वो मांगते हैं कस्टमाइज प्लान, रहना भी ना पड़े, पैसे भी 2 करोड़ लग जाएं, बच्चों की एजुकेशन भी फ्री हो जाए, कंट्री भी कनाडा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज यूएसए पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है, सही है, और एंटीएन बना लेंगे, सही है, प्लान आप दे दें। अब इतने सारे फिल्टर लगा के तो फिर तो काम नहीं होना। आपको हर प्रोग्राम के मुताबिक चलना पड़ना है, ठीक है, जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, जितना अर्सा वहां पे रहना है आपने, जो उसकी प्रोसेस का फ्लो है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो
प्लान डिज़ाइन भी करें और उसको जाके इम्प्लीमेंट भी करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आउटकम क्या हो सकता है अगर कोई वीजा अवेल करना चाह रहा है, वो इस चीज में है कि उसको आउटकम की क्या गारंटी हो सकती है कि अगर उसने अप्लाई किया है फॉर द वीजा तो क्या आउटकम हो सकती है उसकी? देखिए आउटकम, अगर तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, बिजनेस इमिग्रेशन में होता क्या है कि बिजनेस इमिग्रेशन में आप जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो आप वीजा स्टेज तक जाते ही नहीं हो। ठीक है। क्योंकि आपको लेटर्स, इंडोर्समेंट्स, बॉडीज इतना खपा देती हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है। ठीक है। और अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरी हो जाएं तो फिर वीजा रिफ्यूज नहीं होता। 99.99%। ठीक है। 0.1% चांसेस तो हमेशा से आपको पता है कि डॉक्यूमेंट की फोर्जरी ऐसा वैसा कुछ हो गया। अदरवाइज बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में बहुत माइनर चांसेस हैं कि आपका वीजा रिफ्यूज हो, क्योंकि आपने पहले रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हैं, फिर उसको इंडोर्स करवाया, फिर आप एम्बेसी के पास गए। तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि आपका वीजा रिफ्यूज हो, अनलेस, अब डिपेंड करता है ना आपने किससे केस करवाया है, कोई प्रोफेशनल है कि नहीं है, या आपने खुद कोशिश की है, डॉक्यूमेंट्स में कोई आपने फॉर्जरी आ गई है, कोई वेरिफिकेशन में इशू आ गया। अदरवाइज वीजा रिफ्यूजल इन केसेस में नहीं होता। ठीक है sir, thank you so much for the wonderful insights for those who aspire to get the business immigration visa. I hope it's going to be helpful. That was all about today's topic, and I hope it has been very useful for all of you who aspire to get the business immigration visa. कोई question है आपके तो you guys can ask in the comment section. We can come again with yet another episode of the podcast, और हम आपके question को cover करने की कोशिश भी करेंगे. That was all about today. This is Marwa Yasin from Edify Group of Companies. Allah Hafiz.